इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है कई हजार साल पहले दिखाते हुए, जहां अंतरिक्ष में से एक अनजान प्लेनेट सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। वो एलियन स्पेसशिप तो सीधा पृथ्वी पर आकर क्रैश हो जाता है, जिसके बारे में अभी तक इंसानों को पता ही नहीं था। अब यहाँ समय लगातार बीतता चला गया और इंसान एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हमें तो अब यहाँ अंटार्कटिका में मौजूद अमेरिका के एक बेस सेंटर को दिखाया गया। वहाँ पर तो कई सारे रिसर्चर्स अपनी रिसर्च करने के लिए आया करते थे। हमें तो अब एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जो किसी हस्की को मारने के पीछे भाग रहा था। वो हस्की डॉग तो सीधा भागते हुए उसी मिलिट्री बेस सेंटर के पास पहुंच जाता है जहां पर 12 लोग काम करने आए थे। ये सभी अमेरिकन होते हैं जिनका काम यहाँ आकर रिसर्च करना था। वो हस्की डॉग उनके पास ही आता जा रहा था, लेकिन अब हेलीकॉप्टर में से 2 लोग बाहर निकलते हैं। एक के पास गन मौजूद थी तो दूसरे के पास ग्रेनेड था, और वो दोनों तो उन वेपन्स की मदद से हस्की डॉग को मारना चाहते थे। वो पूरी अमेरिकन की टीम ये चीज देखकर काफी डर गई, क्योंकि अगर ब्लास्ट हुआ तो उनका सेंटर भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। लेकिन अब एक आदमी जैसे ही हस्की की तरफ वो ग्रेनेड फेंकने जाता है तो वो गलती से उसके ऊपर ही ब्लास्ट हो गया था। वो पहला वाला आदमी तो मारा जाता है, लेकिन अभी भी एक आदमी के पास गन मौजूद थी और वो निशाना लगाकर उस हस्की को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब गलती से एक बुलेट उन सारे अमेरिकन में मौजूद बेन नाम के एक आदमी के पैर पर लग गई थी। बाकी लोगों को लगने लगा कि ये हमारे दुश्मन है, इसीलिए उनका लीडर जिसका नाम गैरी था वो भी निशाना लगाकर उस आदमी को जान से मार देता है। लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं लगता कि आखिर वो सारे लोग हस्की को क्यों मारना चाहते थे। इसके पीछे कौन सा डरावना रीजन हो सकता है, किसी को आइडिया ही नहीं था। उस हस्की डॉग को वो सारे अमेरिकन अपने बेस कैंप में लेकर चले जाते हैं ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके। अब अमेरिकन को पता करना था कि इन दोनों ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया, इसीलिए पायलट मैक कूपर नाम के एक आदमी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधा उन दूसरे लोगों के बेस कैंप में पहुंच जाता है। अंदर जाते ही पता चला कि उनका बेस कैंप बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहाँ पर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा था और लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया होता है। उनकी बॉडी पर जो घाव होता है वो किसी वेपन के निशान तो थे ही नहीं। उनके बेस कैंप के कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद पता चला कि एक आदमी ने खुद को वहां बंद करके आत्महत्या कर ली है। अब ऐसा उसने क्यों किया होगा इसका अंदाजा तो वो दोनों नहीं लगा पाते, लेकिन उस जगह पर बहुत सारी टेप रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी जिसे पायलट मैक ने अपने साथ रख लिया था। पर अचानक जैसे ही वो थोड़ा साइड में आते हैं तो उन्हें आइस का बहुत ही बड़ा क्यूब दिखाई दिया था। इस क्यूब के अंदर तो कुछ मौजूद होता है जो कि जम चुका था। इस बारे में उन्हें जानना था, इसीलिए उन दोनों ने अपने बाकी टीममेट्स को इन्फॉर्म किया, जिससे कि इस बेस कैंप में मौजूद सारे टेप रिकॉर्डिंग और सबूत इकट्ठा करके दूसरे बेस कैंप में ट्रांसफर कर दिए गए। यहाँ तक कि उस बड़े से आइस क्यूब को भी रिसर्च करने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उस आइस क्यूब को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बर्फ जल्द से जल्द पिघला दी गई और उसके अंदर मौजूद अनजान सी चीज को बाहर निकाला गया। ये किसी इंसान का स्ट्रक्चर लग रहा था, लेकिन बहुत अजीब सा होता है, क्योंकि इस इंसान के तो 2 फेस थे और ऐसा लग रहा था कि वो फेस बहुत बुरी तरीके से चिपक चुके हैं। ब्लेयर और उन सारे अमेरिकन ने ऐसा केस तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हालांकि उन सभी ने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनकी जन्म से ही बॉडी कंबाइन होती थी, लेकिन ये जो स्केलेटन होता है इसका तो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही अलग था। सारे अमेरिकन इस चीज को एक डिसीज मान रहे थे, इसीलिए ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि जिस हस्की डॉग को वो अपने बेस कैंप में लेकर आए हैं वही सारे फसाद की जड़ है। क्लार्क नाम का एक आदमी उसी हस्की को लेकर बाकी सारे कुत्तों के साथ रखने के लिए चला गया, क्योंकि क्लार्क का यही काम होता है कि वो कुत्तों की देख रेख करे। पर जैसे ही उस हस्की को बाकी सारे कुत्तों के साथ रखा जाता है तो थोड़ी देर बाद वो सभी कुत्ते हस्की के ऊपर भौंकने लगे थे। यहाँ पर तो एक सीक्रेट रिवील होता है कि वो हस्की और कोई नहीं बल्कि एक खतरनाक एलियन है जो कि उसके बॉडी में से अचानक निकलने लगा। ये एलियन बहुत ही ज्यादा हाइब्रिड होता है और बाकी कुत्तों के ऊपर भी हमला करके उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। अब कुत्तों की इतना भौंकने के कारण क्लार्क की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। उसे भी पता चल गया कि ये तो एक खतरनाक एलियन है, इसीलिए उसने तुरंत ही अपने बाकी टीममेट्स को बुलाया जो जल्द से जल्द यहाँ पर आकर उसे मारने लगते हैं। वो एलियन बहुत ही एग्रेसिव था, इसीलिए फ्लेम थ्रोवर की मदद से उसे जला दिया गया। अफसोस की बात ये होती है कि उस पूरे प्रोसेस में कई सारे कुत्ते भी मारे गए। अब उनकी पूरी टीम उस एलियन क्रिएचर वाले कुत्ते को बीच में रखकर डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार ये क्या था और हमें इससे कैसे बचना है।
ब्लेयर जो कि एक वैज्ञानिक था, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये बताता है कि शायद इस हस्की के अंदर एक बहुत ही एडवांस एलियन लाइफ फॉर्म जनरेट हो रहा था, जिसने की पूरे बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे डेवलप होने लगा। एक समय के बाद ये एलियन लाइफ फॉर्म इतने ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं कि ये होस्ट को ये मार देते और उसके बॉडी पर कब्जा करके दूसरे होस्ट की तलाश करते। वो सभी अमेरिकन की टीम अब वीडियो टेप देखने लगी थी, जिसके अंदर कई सारे लोग बर्फ के अंदर धमाका कर रहे थे, जैसे कि उन्हें बर्फ के अंदर कुछ मिला है और वो उसे बाहर निकालना चाहते हैं। आखिर ये क्या थी और ये लोग किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यही पता करने के लिए उन अमेरिकन की कुछ टीम उसी स्पॉट पर चली जाती है। पर थोड़ी ही देर में वो ये नजारा देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उस बर्फ के नीचे बड़े पैमाने पर जगह फैली हुई थी, जो और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप होती है, जिसका ऊपरी हिस्सा वो प्रॉपरली देख पा रहे थे। नॉरिस नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट बताता है कि मेरे हिसाब से ये कई हजार साल से यहाँ पर मौजूद है और शायद वो दूसरे ग्रुप वाले लोग इसी चीज को ढूंढने में मारे गए। और ये भी हो सकता है कि जो एलियन हस्की हमने देखा था वो इसी स्पेसशिप के अंदर से आया हो। वो सभी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके अपने बाकी टीम को भी इस बारे में बताते हैं, जिससे ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि जो लोग पहले हम पर हमला करने आए थे वो तो उस एलियन कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने ही उनके पूरी टीम को खत्म कर दिया था। पर ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए अमेरिकन्स ने उन्हें मार दिया। ये अमेरिकन्स हमेशा ऐसा ही करते हैं। अब हमें ब्लेयर नाम का वही वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो इसी एलियन फॉर्म के ऊपर काफी रिसर्च कर रहा था। ब्लेयर के अकॉर्डिंग उस खतरनाक लाइफ फॉर्म के इस पूरे बेसमेंट में आने के बाद ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से कई सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हों और हम में से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो कि इससे इन्फेक्टेड हो चुका है। इसकी जांच हमें जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि ये एलियन लाइफ फॉर्म्स मरने के बाद भी किसी होस्ट के सेल्स के अंदर जिंदा रहते हैं और अगर गलती से ये खतरनाक वायरस यहाँ से निकलकर पॉपुलेशन वाले एरिया में पहुंच गया तो ये कुछ ही साल के अंदर पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में कर लेगा। ये एक नेशनल सिक्योरिटी की बात हो सकती थी। इसी वजह से ब्लेयर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। ब्लेयर ने अपने सारे साथियों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, पर वो कुछ दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहा होता। उस एलियन एंटिटी ने जितने भी इंसानों और जितने भी कुत्तों को अपना होस्ट बनाकर मारा था, उनकी डेड बॉडी को स्टोर रूम के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि उनमें से निकलने वाले वायरस किसी को भी इफेक्ट न करे। अब हमें एक कार के अंदर फ्यूक और पायलट मैक एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। फ्यूक तो मैक से कहने लगा कि मुझे ब्लेयर के ऊपर थोड़ा सा शक है, उसका बिहेवियर चेंज होते जा रहा है और वो कई दिनों से अपने घर के अंदर ही मौजूद था। यानी कि अब फ्यूक को लगने लगा है कि ब्लेयर उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है और उसने तो ब्लेयर के रिसर्च के बारे में भी पढ़ा था कि ये एलियन लाइफ फॉर्म्स अलग अलग प्लेनेट पर जाते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए वायरस फैलाते हैं। अगर ये बात सच है तो हम सभी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में हैं। यहाँ मैक ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, पर वो तब चौंक जाता है जब उसे पता चला कि मरने के बाद भी ये एलियन लाइफ फॉर्म्स वायरस के रूप में जिंदा होते हैं। इस वजह से तो अब मैक को भी ब्लेयर के ऊपर शक होने लगा। वो सभी चाहते थे कि जल्द से जल्द टेस्ट करके ये पता लगा लिया जाए कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं है। जो भी इन्फेक्टेड होगा उसे यहाँ से निकाल कर मारना ही पड़ेगा, क्योंकि एक की वजह से वो अपनी पूरी टीम बर्बाद नहीं कर सकते। वो दोनों ये सीरियस बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक हम अंदर बेन को देख रहे थे। बेन के ऊपर उस वायरस का असर हो चुका था और वो धीरे धीरे म्यूटेट होने लगा। टार्क और मैक उसे देख लेते हैं और जल्द से जल्द चिल्लाकर अपने बाकी दोस्तों को बुलाते हैं। बेन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसके हाथ अलग टाइप के जानवर में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक्चुअली में वो इन्फेक्टेड होने के कारण एलियन उसे होस्ट बना रहा था। सभी लोग बेन को घेर लेते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बेन को जान से मारने का, क्योंकि अगर बेन रहेगा तो वायरस फैलने का खतरा बहुत ज्यादा हो सकता था और एक समय के बाद बेन का अपने शरीर से कंट्रोल हट जाएगा, जिससे वो अपने ही साथियों पर हमला कर सकता है। इसी वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें अपने साथी बेन को जलाकर मारना पड़ता है। ये डिसीजन उन सभी के लिए बहुत टफ था, पर ये चीजें नहीं करते तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। अब यहाँ ब्लेयर के साथ साथ सभी लोग इतना तो समझ चुके थे कि जरूर ये वायरस फैलने के कारण और भी लोग इन्फेक्टेड होंगे और ये वायरस यहाँ से फैलकर दूसरी तरफ जाना नहीं चाहिए,
नहीं तो अमेरिका की पूरी आबादी कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी। ब्लेयर एकदम पागल होकर सारे सिस्टम को तोड़ने लगा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बारे में भी किसी को पता चले। उसने तो सारी डेड बॉडीज को दूसरी तरफ फेंकना स्टार्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ब्लेयर की मानसिक स्थिति एकदम स्टेबल नहीं है। ब्लेयर ने तो ऑलमोस्ट कंट्रोल सिस्टम के सारे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, जिस वजह से अब बाकी सारे टीममेट्स एकदम परेशान हो चुके थे और उन्हें टफ कॉल तो लेना ही पड़ेगा। और यही रीजन था कि मैक और कई सारे लोगों ने मिलकर ब्लेयर को बहुत मारा और उसे बेहोश करके दूसरे कमरे में जाकर बंद कर दिया। जब तक ब्लेयर ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे वही स्टोर रूम में रखे रहेंगे। लेकिन अब फ्यूक, मैक, कूपर और ये सभी लोग कह रहे थे कि हम में से कौन इन्फेक्टेड है कैसे पता चलेगा। इसके लिए उन्हें एक यूनिक ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा जिससे ये पता चल सकता था कि कौन इन्फेक्टेड है। सारे लोग इससे राजी तो हो जाते हैं, लेकिन ब्लड के सारे बॉटल जब वो देखने के लिए गए तो वो सारे बिखरे हुए पड़े थे। किसी ने जानबूझकर इन ब्लड के पैकेट्स को तोड़ा है और ऑब्वियसली उनके पास अब कोई भी इक्विपमेंट नहीं बचा है जिससे वो टेस्टिंग कर सके वायरस का। उनके बीच तो एक हीटअप मोमेंट क्रिएट हो जाता है और वो एक दूसरे पर ही गुस्सा कर रहे थे। वो सभी तो अब एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे थे। कूपर को बोला जा रहा था क्योंकि चाबियां तो उसके पास थी। वहीं कूपर क्लार्क को बोल रहा था कि तुम तो कुत्तों की देखरेख करते हो, जरूर वो वायरस तुम्हारे बॉडी में गया होगा। इसी तरीके से तीन लोग अपने आप में बहस करने लगे, लेकिन मैक वहां पर आ जाता है और उन सभी को शांत रहने के लिए कहता है। उसने आइडिया दिया कि हम उन तीनों को एक साथ बंद कर देंगे जिससे कि कोई वायरस ना फैले। यहाँ मैक बहुत अच्छी तरीके से उन्हें लीड कर रहा था, इसीलिए सभी लोग उसे ही कैप्टन मानने लगते हैं। मैक ने कहा कि हमें जल्द से जल्द टेस्टिंग करने का तरीका ढूंढना होगा। अब हमें पता चलता है कि बाहर की तरफ बहुत ही बर्फीला तूफान आने लगा है, जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर माइनस से भी और नीचे चला गया था। यानी वहाँ पर बहुत ठंड होने वाली है और बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मैक और फ्यूक अब अंदर आकर कुछ बातें करने लगे थे। मैक ने तो अब सभी लोगों को प्रिकॉशंस के लिए ये कह दिया कि कोई भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगा और सभी अपना खाना अलग अलग कैन में खाएंगे ताकि कोई भी कांटेक्ट ना हो पाए। इससे इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन फ्यूक कुछ अलग ही नजरिए से देख रहा था। वो कहता है कि ये सारे वायरस शायद दो तरीके से बढ़ रहे हैं, या तो वो वायरस डायरेक्ट होस्ट के बॉडी में चले जाए और उसे इन्फेक्ट करे, या फिर किसी थर्ड मीडियम के थ्रू उनके छोटे छोटे सेल्स चले जाएं। लेकिन ये प्रोसेस उससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इन्फेक्टेड सेल ट्रांसफर होने के बाद होस्ट के बॉडी में चेंजेस धीरे धीरे होते हैं और हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम में से कोई इन्फेक्टेड है भी कि नहीं। मैक को भी ये सारी बातें सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर देती है। मैक तो अब बाहर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्यूक को कुछ आवाजें आने लगी। फ्यूक जैसे ही कमरे के अंदर गया तो अचानक वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और किसी ने फ्यूक के ऊपर हमला कर दिया। फ्यूक चिल्लाते रह जाता है, लेकिन उसकी मदद करने कोई भी नहीं आता। थोड़े समय के बाद जब वो नहीं मिल रहा था तो सभी लोग पूरे बेस के चारों तरफ घूमने लगे उसे ढूंढने के लिए। मैक, ब्लेयर और नॉरिस को तो अंत में फ्यूक की डेड बॉडी, जो पूरी तरीके से जल चुकी थी, बर्फ के एक दूसरे हिस्से में मिलती है। उन्हें बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि फ्यूक की ऐसी हालत किसने की। नॉरिस कहता है कि शायद फ्यूक भी इन्फेक्टेड हो चुका था और उसे पता चलने के बाद उसने खुद की ही जान ले ली। बट मैक इस बातों से एग्री नहीं करता, क्योंकि उसने फ्यूक के साथ थोड़ी ही देर पहले इंटरेक्ट किया था और अगर उसके बॉडी में कुछ होता तो फ्यूक उस तरीके से रिएक्ट भी करता। खैर, अभी उनके पास इन सारी बातों को सोचने का टाइम नहीं होता और उन्हें ये मिशन जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से जाना होगा। वो सभी अपने बेस के दूसरी तरफ, जहाँ पर एक छोटा सा चैम्बर था, वहाँ पर जाते ही हैं तो वहाँ पर नॉरिस बहुत ही डरा हुआ भागता आ रहा था। उसने कहा कि मैंने मैक के कॉस्ट्यूम देखे हैं जो बहुत बुरी तरीके से फटे थे। नॉरिस को शक हो गया था कि कहीं मैक इन्फेक्टेड है कि नहीं। वहीं एंट्री होती है मैक की, जिसने अपने साथ कई सारे डायनामाइट और फ्लेम थ्रोवर लिए थे। ये सिर्फ मैक अपने प्रोटेक्शन के लिए ले रहा था, ना कि किसी को चोट पहुंचाने के लिए। पर अचानक उनके साथ मौजूद नॉरिस नाम का आदमी बेहोश हो जाता है। सभी उसकी मदद करने के लिए पास आ गए और डॉक्टर कूपर तो उसे सीपीआर देने लगे थे। उन्हें लगा कि वो नॉरिस को बचा लेंगे, पर अचानक नॉरिस की पूरी बॉडी अंदर चली जाती है और डॉक्टर कूपर के हाथों को एक खतरनाक क्रिएचर ने पकड़ लिया था। यानी कि नॉरिस पहले से इन्फेक्टेड था और उसके अंदर मौजूद जो एलियन सेल्स होते हैं वो खुद को बचाने के लिए दूसरों के ऊपर नाम डाल रहे थे, जैसे कि नॉरिस ने मैक को फंसाने की कोशिश की। और अब देखते ही देखते नॉरिस के अंदर से वो खतरनाक एलियन क्रिएचर बाहर निकलने लगता है, जो कि इतने समय से इवॉल्व हो रहा था। उसने तो कूपर को बहुत बुरी तरीके से पकड़ा और उसके सर को काटने लगा, पर मैक के पास बहुत सारे वेपनरी मौजूद थी, इसीलिए उसने हमला करके नॉरिस के सर को ही अलग कर दिया। नॉरिस के सर के अंदर से भी स्पाइडर टाइप का एलियन बाहर निकलने लगा।
मैक के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसने फ्लेम थ्रोअर निकालकर सारी चीजों को जला ही दिया, जिससे कि वो मिनी बेस कैंप डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाकी बचे हुए लोग अपने मेन बेस कैंप में आ जाते हैं। यहाँ मैक अब उन सभी का लीडर तो बन चुका था, इसीलिए उसने सभी को जबरदस्ती बांधकर ये डिसीजन लिया कि वो एक एक करके सबका टेस्ट करेंगे और जो भी इन्फेक्टेड पाया जाएगा उसे मारना ही पड़ेगा। उनके पास सर्वाइवल के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। मैक की ये बात बोलते ही अचानक क्लार्क उसके ऊपर आकर हमला करने लगा, क्योंकि क्लार्क पहले से इन्फेक्टेड था जब वो सारे कुत्ते उसके पास रहते थे। मैक ने ये बात तुरंत नोटिस की और क्लार्क को गोली मार दिया। अब बाकी बचे हुए लोगों के ऊपर टेस्ट किया जाने वाला था। गैरी कहने लगा कि इन सारी बातों का कुछ मतलब नहीं, इसीलिए मैक सबसे पहले गैरी पर ही टेस्ट करता है, पर गैरी एकदम नॉर्मल निकला। लेकिन जब बारी आती है पाल्मर नाम की एक आदमी की, तो उसका ब्लड अपने आप ही रिएक्ट करने लगा, क्योंकि एलियन लाइफ फॉर्म उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। सभी समझ गए कि पाल्मर इन्फेक्टेड है और पाल्मर की तो बॉडी भी अचानक से चेंज होने लगी थी। पाल्मर ने तो अब विन नाम के अपने एक साथी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैक उसे फ्लेम थ्रोअर से जलाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन पता नहीं क्यों मैक का वो फ्लेम थ्रोअर काम नहीं कर रहा था। पाल्मर के अंदर मौजूद उस हाइब्रिड एलियन ने तो विन को काफी घायल कर दिया था। विन अपने आप को बचाने के लिए फ्लेम थ्रोअर उठाता है और उसकी पूरी एनर्जी पाल्मर के ऊपर मार देता है। पाल्मर पूरा जलकर भागने लगा था। वो बाहर निकलकर एक गाड़ी के पास जाता है, जिससे कि जलने के कारण वहां ब्लास्ट हो गया था। विन भी पाल्मर की वजह से इन्फेक्टेड हो चुका था, इसीलिए मैक ने ना चाहते हुए भी विन को आग लगा दी। बेचारा विन इतनी भरी जवानी में मारा गया। अब यहाँ पूरे 12 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही बचे हुए थे। ये भी कंफर्म नहीं है कि उनमें से कोई यहाँ से जिंदा निकल पाएगा कि नहीं। सभी के अंदर की होप तो एकदम से मर चुकी थी। अब जितने लोग बचे हुए थे उनमें से मैक बताता है कि हमने जो उसे स्टोर रूम के अंदर बंद करके रखा था, तो इन्फेक्टेड होने के कारण वो जरूर एलियन क्रिएचर में कन्वर्ट हो गया होगा, इसीलिए सबसे पहले ब्लेयर को मारना जरूरी है। मैक, जेरी और उसके साथ कुछ लोग उसे देखने के लिए स्टोर रूम की तरफ जाने लगे। वहीं चाइल्ड नाम का एक दूसरा आदमी उसी जगह पर रुका हुआ था। मैक के साथ जो लोग होते हैं, जब वो स्टोर रूम का दरवाजा ओपन कर रहे थे तो ब्लेयर वहां पर था ही नहीं। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद उन्हें उस जगह पर काफी बड़ा गुफा दिखाई देता है। फिर जाकर पता चला कि ब्लेयर एक एलियन फॉर्म में कन्वर्ट तो हो चुका है, लेकिन अभी तक वो अपने इंसानी रूप से बाहर नहीं आया। दरअसल ब्लेयर के अंदर जो एलियन फॉर्म होता है, वो चाह रहा था कि जमीन के अंदर मौजूद स्पेसशिप को ठीक कर दिया जाए, जिससे कि वो अपने ही जैसे कई और सिविलाइजेशन वालों को पृथ्वी पर लेकर आ सकता था। इसीलिए उसने ये सारी चीजें की और वहां का टेम्परेचर भी कम करने लगा, क्योंकि ये सारे क्रिएचर्स बहुत ही कम टेम्परेचर में जिंदा रह पाते थे। मैक और उसके साथ मौजूद एक साइंटिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि अगर ये टेम्परेचर और कम हुआ तो इंसानों के रहने लायक ये बिल्कुल नहीं होगा, सभी इंसान बर्फ में जमने लगेंगे। तो मैक और उसके दोस्त यही डिसीजन लेते हैं कि हमें इस पूरे स्टोर रूम के साथ साथ स्पेसशिप को भी जलाना होगा, जिससे कि ब्लेयर मारा जाए। पर ब्लेयर कहाँ है ये किसी को नहीं पता। वो सभी तो अब TNT और बहुत सारे बॉम्ब इकट्ठा करने लगे थे, जिससे पूरे बेस सेंटर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। काफी सारी वेपनरी कलेक्ट होने के बाद वो श्योर हो चुके थे कि इससे तो यहाँ पर धमाका हो जाएगा। पर मैक को ये असली सच्चाई पता थी कि इन सारी एलियन डेड बॉडीज को जलाने के बावजूद भी इनके सेल जिंदा रह जाते हैं और एक सेल से कुछ ही समय के अंदर दूसरा एलियन क्रिएचर बन सकता था, यानी इसे ऑलमोस्ट खत्म नहीं किया जा सकता। हमें अब चाइल्ड को दिखाया जाता है जो किसी का पीछा करने लगा था। वो लगातार आगे बढ़ जाता है और कहीं गायब हो जाता है। यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करते समय जब मैक की टीम आगे बढ़ी तो ठीक गैरी के सामने ब्लेयर आ गया, जो इन्फेक्टेड हो चुका होता है। उसने तुरंत ही गैरी को पकड़ा और अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे ये तो क्लियर हो गया कि ब्लेयर इन्फेक्टेड है और उसने गैरी को बुरी तरीके से मार दिया है। यहाँ तक कि उनके टीम का सबसे छोटा मेंबर भी मारा जाता है। ब्लेयर के अंदर मौजूद वो एलियन क्रिएचर उन सारे इंसानों को मारकर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे उसका साइज भी बढ़ रहा था और लाइफ स्पैन भी बढ़ रहा था। इन चीजों का मैक को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि धीरे धीरे उनके साथी कम होते जा रहे हैं और अफसोस अंत में वही बचा था। मैक को जब अपने कई सारे दोस्तों के चिल्लाने की आवाज आई तो वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो समझ गया था कि सारे लोग अब मर चुके हैं। वो वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अचानक उसके सामने वही क्रिएचर आ जाता है जिसने ब्लेयर का पूरा बॉडी फाड़ दिया और बाहर निकल गया। इसने ऑलमोस्ट 3 से 4 लोगों की जानें ली होती हैं और उसकी बॉडी को भी एब्जॉर्ब किया होता है।
और यही रीजन था कि इस वाले एलियन क्रिएचर का साइज बाकी एलियन से काफी बड़ा था। वो हाइब्रिड क्रिएचर तुरंत ही मैक के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर मैक के पास TNT बॉम्ब्स होते हैं जिसे कि उसने तुरंत ही एक्टिवेट किया और उस क्रिएचर के ऊपर फेंक दिया था। वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें वो क्रिएचर तो मारा गया, लेकिन मैक की भी हालत खराब हो जाती है। ऑलमोस्ट उनका वो पूरा बेस सेंटर डिस्ट्रॉय होने वाला था कुछ ही समय के अंदर। लेकिन मैक शुरुआत से यही चाहता था, क्योंकि इस जगह से हर एक सेल्स को खत्म करने के लिए यहाँ की चीजों को जलाना होगा। यहाँ तक कि अगर कोई भी एक मांस का टुकड़ा बचा रहा जिसके अंदर एलियन DNA हो, तो ये सारे लाइफ फॉर्म वापस से जनरेट हो सकते थे। मैक तो कोने में घायल पड़ा हुआ होता है, तभी चाइल्ड नाम का वो आदमी उसके सामने आ गया। चाइल्ड के पास फ्लेम थ्रोवर और कई सारे वेपन्स मौजूद थे, जो कि अब मैक के पास आकर कहने लगा कि तुम सुरक्षित हो। चाइल्ड ने मैक को बताया कि जब मैं अपने कमरे में था तो मैंने ब्लेयर को भागते हुए देखा था और मैं उसका पीछा कर ही रहा था, लेकिन एक बहुत ही बड़े तूफान में फंसने के कारण मैं नहीं आ पाया। चाइल्ड माफी मांगता है कि मैं अपने साथियों को नहीं बचा पाया, लेकिन यहाँ मैक को कहीं न कहीं चाइल्ड के ऊपर शक होने लगा। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट बिहेव कर रहा था, जो कि वो होता नहीं, और ये जरूर उस एलियन DNA के इफेक्ट की वजह से हुआ है। मैक को ये ऑलमोस्ट श्योरिटी मिल गई थी कि चाइल्ड भी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो वायरस तुरंत ही काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। मैक की तो आधी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, इसीलिए वो चाइल्ड को कुछ कर नहीं पा रहा था। चाइल्ड भी अब वेट करने लगा कि कब एलियन फॉर्म जनरेट हो उसके अंदर और वो आकर मैक को मार दे, लेकिन इससे पहले वो अल्कोहल निकालता है और आखिरी बार मैक के साथ ड्रिंक करता है। वो दोनों इससे पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसीलिए चाइल्ड मैक के साथ ये मोमेंट वापस से रिक्रिएट कर रहा था। लेकिन मैक ने चाइल्ड को ये बात बिल्कुल नहीं बताई होती कि पूरा बेस सेंटर ब्लास्ट होने वाला है, और अब देखते ही देखते वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और सीन यहीं पर ब्लैंक हो गया था। मैक ने एलियन लाइफ फॉर्म को मारने के लिए अपनी जान तो कुर्बान कर दी थी, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि उसके अंदर एलियन DNA अभी तक मौजूद नहीं है। शायद हो सकता है कि धमाके के कारण वो सारी चीजें बर्फ के अंदर धंस गई हों और कहीं न कहीं वो उस एलियन का DNA उन सभी के मांस के अंदर जिंदा है, जो आगे चलकर क्या तबाही मचाएगा ये सोच नहीं सकते। और हमारी ये चौंका देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1982 में, लेकिन उस समय के हिसाब से इसके सारे विजुअल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि उस समय ऑडियंस ने इसे उतना पसंद नहीं किया था, लेकिन आज के समय में जब ऑडियंस उसे देखती है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास तो होता ही होगा। 1982 में इस मूवी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए इसका एक नेक्स्ट पार्ट 20s में भी रिलीज हुआ। पर आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।